हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन आपके थर्ड ग्रेड की। इसका माइनर टेस्ट नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके एसएसटी विषय का। और इसके अंतर्गत ये है कि जैसे एसएसटी विषय और साइंस मैथ, इन दोनों में जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो दोनों सेम रहते हैं। प्लस इसमें एसएसटी में आपके 60 क्वेश्चन एसएसटी का आएंगे, और मैथ साइंस मैथ के अंदर 60 क्वेश्चन है वो साइंस और मैथ के आते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपके 90 क्वेश्चन तक तो साइंस मैथ वाला है, यानी जो सेम क्वेश्चन है आपके 90 क्वेश्चन, और जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके एसएसटी वाले इसमें आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि ऊपर साइंस मैथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये पेपर साइंस मैथ का है, नहीं। इसमें 90 क्वेश्चन है वो सेम है दोनों के, तो 90 क्वेश्चन ये साइंस मैथ वाले पेपर के ले रखे हैं, और 60 क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें एसएसटी विषय के मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 6 एसएसटी विषय का। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो हाड़ला परियोजना जो है ये आपके रहती है बीकानेर के अंदर, भदेसर परियोजना ये आपके रहती है बाड़मेर के अंदर, और नेवली परियोजना ये जो 12 दे रखा है ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, और काली सिंध परियोजना ये आपका जाएगी झालावाड़। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके अनुसार राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, तो वो आ जाएगा आपके 142 गीगावाट क्षमता राजस्थान की रहने वाली है सौर ऊर्जा के अंदर। तो कितनी आ जाएगी भाई, तो 142 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा आपको दे रखा है, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे। तो किस विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा ये रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पवन ऊर्जा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट है, बिल्कुल सही है। अमर सागर परियोजना राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, बिल्कुल सही है भाई। और राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 घोषित की गई थी, बिल्कुल सही है। राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि को शामिल किया गया है। तो ये आपके इसमें हो जाएगा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 द्वारा 2030 तक राज्य में प्रति वर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई कितना किलो टन जो है वो हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा 2000 किलो टन। कितना आ जाएगा, तो 2000 किलो टन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है। तो विद्युत ग्रह जो है वो आपके सागरमल गोपा शाखा पर है, वो स्थापित नहीं किया गया है। बाकी पोंगल शाखा पर किया गया है, सूरतगढ़ पर भी किया गया है, और चारणावाला शाखा पर भी ये स्थापित किया गया है, विद्युत ग्रह स्थापित है। बाकी ये सागरमल गोपा जो आपके शाखा है इस पर इसकी स्थापना नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके अंता 12 के अंदर ये स्थापित किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। तो ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो वो आपका आ जाएगा तापीय ऊर्जा, फिर आ जाएगी सौर ऊर्जा, फिर आ जाएगी पवन ऊर्जा, और फिर आ जाएगी आपके गैसीय ऊर्जा। तो ये भाई आपके रीट थर्ड लेवल का टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो अगर आप लोग कोई नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने जैसे माइनर टेस्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और एक हमारे मेजर टेस्ट भी सॉल्व करवा दिया है एसएसटी विषय का, और साइंस मैथ विषय का भी हमने करवा दिया है। और रीट लेवल 1 के भी अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। तो सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा रहने वाला है,
तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपके सर्वाधिक क्षमता वाला विद्युत संयंत्र रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है। तो कौन सा सोलर पार्क है जो कि आपके जैसलमेर के अंदर स्थित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें धूनिया जो है ये आपके जैसलमेर में स्थित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा मैनावली जो नहर है मैनावली स्थान पर है, वो प्रथम नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट है वो स्थापित किया गया है राजस्थान का भाई। तो कौन सा स्थान आ जाएगा, तो मैनावली नामक स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12 नंबर आपको दे रखा है, नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान को वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। तो इसमें राजस्थान को आपके लक्ष्य दिया गया है अभी 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2025 तक दिया गया है। तो कितना गीगावाट, तो 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई। तो राजस्थान के अंदर बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति अब कब जारी की गई, तो वो आपके इसमें आ जाएगी 29 सितंबर 2024 को यह नीति है वो जारी की गई है भाई। तो 29 सितंबर 2023 सॉरी 24 आ रहा है, 29 सितंबर 2023 को ये नीति है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर आपको दे रखा है, और एक बात है कि भाई आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। देखने वाले में से 92% जो है ना वो ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, 8% लोगों ने बस सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कोई खर्चा लग नहीं रहा आपके, कि ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्राइब करने के पैसे लग रहे हैं या फिर आपकी जैसे डाटा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। छोटा सा क्लिक कर दो और बस क्लास देखो आराम से मज़े से, ठीक है ना। तो ये 92% जो लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार चैनल को, और चैनल को आप ऐसा करो क्लास को लाइक भी क्या करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो। आपको दे रखा है 14 नंबर कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें कितने यूनिट है वो बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वो आपको इसमें पूछा गया, तो वो आ जाएगा आपके 150 यूनिट जो है ये आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत है वो निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी 150 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो वो आपके किए जा चुके हैं अभी 14 बायोमास संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर आपको दे रखा है, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। तो भारतीय रेलवे जो है इसके कुल लंबाई का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है राजस्थान के अंदर विस्तृत है, तो वो आ जाएगा आपके 8.89% जो है वो राजस्थान के अंदर विस्तृत है रेल मार्गों की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी कि RREC का गठन कब किया गया था। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम का गठन किया गया था वो आपके इसमें आ जाएगा अगस्त 2002 के अंदर इसका गठन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का स्लोगन है। तो राजस्थान का वर्तमान के अंदर पर्यटन का जो स्लोगन है वो क्या है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें पधारो हमारे देश। ये आपके पर्यटन का वर्तमान में स्लोगन है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखोगे पर्यटन जो स्थल है वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है राइटिंग से कि पधारो हमारे देश। तो ये जो है ये आपके पर्यटन का स्लोगन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, मरु त्रिकोण में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो मरु त्रिकोण के जो पर्यटन स्थल है उनका विकास करने के लिए कौन सी संस्था है वो पैसा दे रही है, तो वो आपके इसमें आ जाएगी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है ये आपके पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा दे रही है, वो भी मरु त्रिकोण के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राज्य में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा यानी कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा है वो कौन से ज़िलों में शुरू की जाएगी। तो ये जो आपके बस सेवा है ये कौन से ज़िलों के अंदर शुरू की गई है, तो वो आ जाएगी आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर ये बस सेवा शुरू की गई है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल GSI द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। तो जियो हेरिटेज साइट के अंदर कौन सा स्थान शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका जो बंड देवरा है 12 के अंदर, ये इसमें आपके शामिल नहीं रहता है। और बंड देवरा जो 12 वाला है, इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सुमेलित कीजिए, यानी कि निम्न को सुमेलित करना। एक तरफ दे रखे है आपको पर्यटन स्थल, सामने दे रखा है उसकी अवस्थिति, और इसको आपको सुमेलित करके लिखना है। सबसे पहले आपको दे रखा है लाल मंदिर। तो लाल मंदिर जो है ये आपके स्थित रहता है अभी अजमेर के अंदर, यानी कि इसका आ जाएगा आपके 3। तो लाल मंदिर हो गया आपके अजमेर के अंदर। और मिट्टे साग की दरगाह जो है ये आपके रह जाएगी भाई गागरोन दुर्ग के अंदर, जो कि झालावाड़ के अंदर है आपके गागरोन दुर्ग, वहाँ पर मिट्टे साग की दरगाह स्थित है। फिर दे रखा आपके चंद्रमहल। तो चंद्रमहल के या फिर सिटी पैलेस के, ये आपके आ जाएगा भाई जयपुर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा है आपकी लालगढ़। तो लालगढ़ आ जाएगा आपके बीकानेर के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लाल मंदिर आ गया अजमेर में, मिट्टे शाह की दरगाह आ गई आपके गागरोन के अंदर, चंद्रमहल आ गया आपके जयपुर के अंदर, और लालगढ़ आ गया आपके बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर परकोटे को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो जयपुर का जो परकोटा है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये कब शामिल किया था इसको, तो वो आ जाएगा आपके 2019 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ दे रखा है उत्सव, सामने दे रखे हैं जिले, इसको आपको असुमेलित युग्म कौन सा है उसको आपको छांट करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है थार महोत्सव। तो थार महोत्सव दे रखा है आपके बाड़मेर के अंदर, तो इसमें आपके थार महोत्सव जो है ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। और कुंभलगढ़ महोत्सव ये आ जाएगा राजसमंद के अंदर, वृक्ष महोत्सव ये आ जाएगा खिजड़ी के अंदर, मरु महोत्सव ये आ जाएगा आपके जैसलमेर के अंदर, लेकिन थार महोत्सव जो है ये आपके बाड़मेर में नहीं रहने वाला। तो इसमें आपके पहला ही वह सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है। तो कौन सा स्थान है जो कि तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो सरिस्का अभयारण्य है ये आपके तीर्थ सर्किट के अंदर शामिल नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला है वो शीर्ष पर्यटन स्थल का केंद्र रहा है। तो 2024 में राज्य का कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके सीकर जिला, ऑप्शन नंबर 2, जो कि शीर्ष पर्यटन स्थल का केंद्र रहा है। तो वो आ जाएगा आपके कौन सा जिला भाई, सीकर जिला इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो मार्च 2024 तक राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई है वो कुल कितनी है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके 3,17,121 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के किस जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे पूर्व पश्चिम गलियारा है वो नहीं गुजरता है, तो वो जिला आपके इसमें रहने वाला है भाई। जिला इसमें आ जाएगा आपके राजसमंद, क्योंकि सिरोही से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, लेकिन राजसमंद से पूर्व पश्चिम गलियारा है वो नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसके अंदर आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फ़ेज़ 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है। तो जयपुर मेट्रो का जो फ़ेज़ 2 है ये आपके कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रस्तावित है, तो वो आ जाएगा आपके सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर तक। विद्याधर नगर जो है वहाँ तक ये फ़ेज़ 2 है वो प्रस्तावित किया गया भाई। तो सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है। तो राजस्थान के अंदर स्थित कौन सा हवाई अड्डा है जो कि आपके भूमिगत हवाई अड्डा है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा नाल हवाई अड्डा, जो कि बीकानेर में स्थित है। यह आपके राजस्थान में एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि भूमिगत हवाई अड्डा है, यानी कि भूमि के नीचे सुरंग के रूप में बना हुआ हवाई अड्डा है, जो कि आपका आ जाएगा नाल हवाई अड्डा बीकानेर। क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास में तो एक गुप्त हवाई अड्डा भी बनाना ज़रूरी है, ताकि कभी भी अगर आक्रमण करे तो एयरक्राफ्ट वगैरह को वहाँ पे आप आराम से उतार सकते हो, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट उतरने के लिए जगह है, तो वो इसको नष्ट भी नहीं कर सकता।
तो नाल हवाई अड्डा जो कि बीकानेर में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र भूमिगत हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो कौन सा रेल मंडल है जो कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो वो आ जाएगा आपके कोटा वाला जो रेलवे मंडल है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कब क्रियाशील हुआ। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो कब क्रियाशील हुआ था, तो वो आ जाएगा आपके 1 सितंबर 2023 को इसे क्रियाशील किया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर आपको दे रखा है कि वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल पर्यटन स्थल नहीं है। तो वागड़ टूरिस्ट जो सर्किट है इसमें कौन सा स्थान है जो कि सम्मिलित नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके गौतमेश्वर मंदिर है वो इसमें शामिल नहीं किया गया भाई। जो वागड़ टूरिस्ट सर्किट है इसके अंतर्गत आपके गलियाकोट शामिल है, डूंगरपुर वाला कागदी पिकअप बांध भी शामिल है, देव सोमनाथ भी शामिल है, लेकिन जो गौतमेश्वर मंदिर है ये आपके इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा कहाँ स्थित है। तो संत सदाराम जी महाराज का जो पनोरमा है वो आपके स्थित है गुड़ा जैसलमेर के अंदर ये स्थित रहता है भाई। संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा गुड़ा जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी की परिचालन अवधि है। तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की जो परिचालन अवधि है वो आपके रहती है 15 जुलाई 2021 से 2030 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करके इसमें लिखना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है, पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024 को किया गया था, बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा भी प्रदान की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो न तो 1 हो जा और न 2 है, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके असत्य नहीं है, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। यानी कि जो गर्भवती महिला हैं उनके सुरक्षित प्रसव के लिए अधिकृत सोनोग्राफी केंद्र बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं वो निःशुल्क रूप से सोनोग्राफी करवा सकती है। तो इस योजना को कहां से, मतलब कौन सी योजना है वो प्रारंभ की गई, योजना का नाम क्या है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य वाउचर योजना है इसके तहत महिला है वो सोनोग्राफी है वो निःशुल्क रूप से करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का नोडल विभाग कौन सा है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का जो नोडल विभाग है वो आपके इसमें रहता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके नोडल विभाग रहता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राजस्थान के जो दिव्यांग महिला हैं इनको सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाती है, वो आ जाएगी आपके 10,000 रुपये इनको सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान की किस आयु वर्ग की महिलाएं एवं बालिकाएं पात्र है। तो कालीबाई भील उड़ान योजना जो है इसके तहत है वो जो पात्र या योग्य महिलाएं होती है, बालिकाएं होती है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, तो वो आपके इसमें आ जाएगी 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो महिला या बालिकाएं हैं वो इस योजना के तहत है वो योग्य रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि लघु एवं सीमांत किसान माता पिता की संतानें। तो लघु और सीमांत किसान की जो माता पिता जो संतानें हैं
वो इस पालनहार योजना के तहत है वो योग्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर, एग्री स्टैक योजना की राजस्थान में शुरुआत किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर की गई है? तो एग्री स्टैक योजना की राजस्थान में शुरुआत है वो किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर की गई थी? तो वो जिला आ जाएगा आपके सीकर जिला भाई। एग्री स्टैक योजना को सबसे पहले सीकर ज़िले के अंदर एज ए मॉडल, यानी कि पहले भाई उसको ट्राई किया गया था कि हाँ इस योजना को हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे लागू होती है, कितने लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार जब हम किसी योजना की जांच करते हैं ना तो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो एग्री स्टैक योजना को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीकर ज़िले के अंदर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर आपको दे रखा है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करके लिखनी है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है, इस योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है, बिल्कुल सही है। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो आपका रहता है कृषि विभाग। दूसरा आपको दे रखा है, इसके तहत पात्रता हेतु कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कृषक के पास कम से कम 10 गोवंश होने चाहिए, ये इसमें कोई ऐसा योग्यता नहीं रखी गई है भाई। तो ये आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। और 4 नंबर विकल्प दे रखा है, राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 कृषकों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा भी की गई है, ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है वो आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखी है योजना, सामने दे रखा है विभाग, इसमें आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले आपको दे रखा है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, तो ये आपके आ जाएगा इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किशोरी बालिका योजना, यह आ जाएगा आपके महिला एवं बाल विकास विभाग। तीसरा दे रखा मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, तो ये इसमें आपके पंचायती विभाग है वो नहीं रहने वाला भाई। तो ये इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित। और मृदा शक्ति संवर्धन योजना, ये आ जाएगा आपके कृषि विभाग। इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, राम जल हेतु परियोजना के तहत महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो जो महलपुर बैराज बनाया जा रहा है वो आपके भाई पार्वती नदी पर ये महलपुर बैराज बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सी योजना है जो कि इस विभाग से संबंधित नहीं रहती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगी शुभ शक्ति योजना, जो है वो इस विभाग से संबंधित नहीं है। जबकि नवजीवन योजना इससे संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये भी आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये भी आपके इससे संबंधित है, लेकिन शुभ शक्ति योजना जो है वो इस विभाग से संबंधित नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले आपको दे रखा है योजना 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाना है, बिल्कुल सही है। और बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 50,000 रुपये होगी, ये आपके इसमें आ जाएगा भैया सत्य कथन। इस योजना के अंतर्गत बकरी की बीमा हेतु उम्र 1 वर्ष से 6 वर्ष तक तय की गई है। तो इसमें आपके तीसरा जो कथन है ये इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है, बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया है? तो बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का जो पहला बर्तन बैंक खोला गया था वो आपके कौन से ज़िले के अंदर खोला गया? तो वो इसमें आ जाएगा आपके कोटा ज़िले के अंदर खोला गया था भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्यों हेतु बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो बाबा साहब अम्बेडकर योजना जो है ये आपके शुरू की गई थी भाई 14 अप्रैल 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथनों पर आपको चयन करना है, अभी कौन सा कथन आपके सत्य है। तो सबसे पहला आपको कथन दे रखा है,
कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये इसमें आ जाएगा आपके असत्य। दूसरा दे रखा इसमें ग्राम सभा कार्यों के चयन तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत की गई है। तो ये इसमें आपकी हो जाएगी सही, यानी कि इसमें आपके केवल और केवल बी कथन सत्य है। तो केवल बी कथन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के 12 जिले की किस जनजाति को शामिल किया गया। तो इसमें राजस्थान की 12 जिले की कौन सी जनजाति शामिल की गई है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके सहरिया जनजाति को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है जो कि इसमें आपके शामिल किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखी है आपको योजना, सामने दे रखा आपको आरंभ वर्ष। इसमें आपको असुमेलित युग्म कौन सा है उसकी आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहला दे रखा किसान कलेवा योजना, ये आपके आरंभ होती है 2014 से। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना ये होती है आपके 2016 से आरंभ। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना ये शुरू होती है आपके 2013 से। और राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना ये 2020 ये आपके इसमें आ जाएगी असुमेलित, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में निम्नलिखित में से कौन है वो सम्मिलित नहीं है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में निम्नलिखित में से कौन है वो सम्मिलित नहीं है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो विद्युत कंपनियों के कार्मिक है ये इसमें आपके शामिल नहीं रहते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के कार्मिक शामिल है, स्ट्रीट वेंडर्स इसमें शामिल है और लोक कलाकार भी इसमें शामिल है। लेकिन विद्युत कंपनियों के जो कार्मिक है या कार्मिक है वो इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाले। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। तो अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। तो वो आ जाएगा आपके 19 जिलों में इसका विस्तार रहता है भाई। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार राजस्थान के 19 जिलों के अंतर्गत रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 55 नंबर कि निम्न में से 1540 ईस्वी में रचित ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ के शासक रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया था वो कौन सा ग्रंथ रहता है भाई। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का और मेवाड़ के शासक रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि पद्मावत जो है ये इसमें आपके इसका वर्णन किया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसी क्लासें जब आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से इनको क्लासों को पेपर सॉल्यूशन को देख लोगे तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अच्छा सा एक कमेंट कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो जयानक भट्ट के द्वारा जो रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें संस्कृत भाषा के अंदर ये ग्रंथ रचित है भाई। जयानक भट्ट का जो पृथ्वीराज विजय है ये आपके संस्कृत भाषा के अंतर्गत है और रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हैं आपको रचना, सामने दे रखे हैं उसके लेखक, तो इसमें कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला जो आपको दे रखा है कि हसतोड़ा होटारो सांच, ये आपकी आती है ऐदान सिंह भाटी साहब की। फिर दे रखा है आपको गुण भाषा, तो गुण भाषा आ जाएगी आपके हेम कवि की। बुद्धि रासो, तो ये आपके बुद्धि रासो कवि मान के नहीं रहने वाले हुए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं है। और बारीक बात तो ये आ जाएगी आपकी राम स्वरूप किसान की सम्मिलित रहने वाली है, लेकिन ये बुद्धि रासो जो है ये आपके कवि मान की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की जो स्थापना है ये आपके की गई थी 1983 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है,
निम्न में से पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था कहाँ स्थापित है? तो निम्न में से पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगी आपके जोधपुर के अंदर पुस्तक प्रकाश साहित्य संस्था स्थापित है। ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर के अंदर पुस्तक प्रकाश। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अभियान है जिसका नाम है पीयर रिव्यू अभियान। इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, उस पर आपको विचार करना है अच्छे से और फिर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कथन आपको दे रखा है कि ये अभियान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रगति मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है। ये अभियान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 18 से 24 अगस्त तक केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये कथन आपका आ जाएगा असत्य है। ये अभियान राजस्थान में चयनित 16 जिलों में चलाया जाएगा। बिल्कुल सही है, 16 जिलों के अंदर चलाया जाएगा और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया। यानी कि आपके दो, पहला ए और तीसरा सी, ये दोनों कथन सत्य है भाई। तो यानी कि केवल ए व सी है वो कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, 18 अगस्त 2025 तक मिशन हरियालो राजस्थान अभियान 2.0 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक वृक्षारोपण किस विभाग द्वारा किया गया? तो सर्वाधिक जो वृक्षारोपण है वो आपके किया गया अभी वन विभाग के द्वारा, इसमें सर्वाधिक वृक्षारोपण किया गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये योजना युवाओं को स्वावलंबी व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य एक ही है कि जो युवा लोग हैं उनको स्वावलंबी बनाना और उनको अच्छा सा एक रोजगार दिलाना, ये इस योजना का उद्देश्य रहता है। दूसरा कथन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 35 आयु वर्ग के लाभार्थी ही लाभपात्र होंगे। तो ये इसमें आपको हो जाएगा सत्य है। और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता रहा है। तो ये भी आपके इसमें आ जाएगा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो दोनों असत्य हो जाएगा। यानी कि आपके इसमें आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 कि केवल बी और सी सत्य नहीं है और ए इसमें बिल्कुल आपके सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर आपको दे रखा, 28 अगस्त 2025 को राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों व लघु उद्यमियों को उनके उत्पादों व कौशल प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किए जाने हेतु किन दो संस्थाओं के मध्य एक गैर वित्तीय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो दो संस्थाएं कौन कौन सी है? तो वो संस्था आ जाएगी आपके राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 7वें जो वित्त आयोग है इनके अध्यक्ष के रूप में वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो आ जाएगी आपके अरुण चतुर्वेदी को वित्त मंत्री या वित्त आयोग के रूप में वो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो चुना गया, अरुण चतुर्वेदी। और 6ठे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो वो आ जाएंगे आपके प्रद्युमन सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, 16 से लेकर 30 अगस्त तक कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई? तो कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो आ जाएगा इसमें आपके अभिनव चौधरी के द्वारा 3 स्वर्ण पदक है वो जीते गए थे कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना भाई। तो ये जो करंट वाले टॉपिक आ रहे हैं ना, ये आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो शूटिंग वाले प्रतियोगिता है, कोई नए जैसे अभी नोबल पुरस्कार दिए गए थे तो उन पे मैंने तुरंत ही आपको शॉर्ट के रूप में वो जानकारी उपलब्ध करवा दी है। तो शॉर्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो इम्पोर्टेंट करंट की जो घटनाएं हो रही है वो आपके चंद सेकंडों के अंदर है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो 30 या 40 सेकंड का शॉर्ट बनता है, उसमें आपके एक टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। जो भी घटना बनी है, जैसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, वो सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं भाई, तो वह ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 66 नंबर,
निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी कि निम्न में से आपको असुमेलित युग्म का चयन करके इसमें लिखना है। ये तरफ दे रखी है आपको शिक्षण विधि, सामने आपको दे रखा प्रतिपादन, ठीक है ना। सबसे पहला आपको दे रखा है निगमन विधि। तो निगमन विधि का जो प्रतिपादन किया गया था वो आ जाएंगे आपके अरस्तु, और आगमन विधि का जो प्रतिपादन करने वाला है वो आपको दे रखा है जॉन कैनेडी, लेकिन ये आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित। जॉन कैनेडी ने आगमन विधि का प्रतिपादन नहीं किया था। प्रश्नावली विधि, तो प्रश्नावली विधि का जो प्रतिपादन है वो आपके सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा किया गया था। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यह आपके डेजी मॉरविल जॉन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो 66 में आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें असुमेलित युग्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है, किस विधि में निम्नलिखित विशेषता है। तो कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत आपके निम्नलिखित विशेषताएं रहती है। पहली आपको दे रखी है यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरा आपको दे रखा है शिक्षक निर्धारित समय में अधिक विषय वस्तु प्रक्षेपित कर सकता है, यानी कि दूसरा कथन। तीसरा आपको इसमें दे रखा है कि विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को एक साथ अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। तो ये जो आपके 3 कथन दे रखे हैं, ये कौन सी शिक्षण विधि की विशेषताएं रहती है, तो वो आ जाएगी आपके व्याख्यान विधि की विशेषताएं रहती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो कौन सी विधि के अंदर है वो निम्नलिखित विशेषताएं रहती है। देखो पहली दे रखी है यह विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि पहले आप देखो फिर उसको सुनो अच्छे से और फिर उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, इस सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा दे रखा ये करके सीखने के सिद्धांत की उपेक्षा करती है, ठीक है ना, ये निरीक्षण व अवलोकन उन्मुख विधि है। तो ये किस विधि रहती है, तो ये आ जाएगी आपके प्रदर्शन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 69 आपको दे रखा है, निम्न में से समस्या समाधान विधि के किस सोपान के संग्रह किए गए आंकड़ों का अर्थ निकाला जाता है एवं उनमें से आपसी संबंधों को ज्ञात किया जाता है। तो कौन से आंकड़ों का अर्थ निकाला जाता है और उसमें से आपसी संबंधों को है वो ज्ञात भी किया जाता है, तो किस सोपान में संग्रह किया जाता है वो आपको इसमें बताना है। तो वो आ जाएगा भाई आपके परिकल्पनाओं का निर्माण, इस सोपान के तहत है वो आंकड़ों को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 4, परिकल्पनाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को अच्छे से पढ़ना है और सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। तो पहला आपको दे रखा है कि विश्लेषण विधि तर्क केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा आपको दे रखा है इस विधि में विद्यार्थियों को अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर मिलता है, अतः उनकी तर्क शक्ति और विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और विवेक शक्ति का विकास करने में यह विधि बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ये इसमें आपके कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य है वो आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु बी या ए का सही स्पष्टीकरण है वो नहीं करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है, विश्लेषण विधि के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो विश्लेषण विधि के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करके लिखना है। तो यह स्मृति केंद्रित विधि है सबसे पहली बात। तो संश्लेषण विधि कैसी है भाई, तो स्मृति केंद्रित विधि रहती है। दूसरा दे रखा है ये मनोविज्ञान के नियमों के प्रतिकूल तार्किक क्रम की विधि है। तो ये तार्किक क्रम की विधि है, ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई, प्रतिकूल तार्किक क्रम की विधि है नहीं रहने वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। तीसरा दे रखा है इसमें आगमन तर्क का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। 4 नंबर दे रखा है कि यह विधि परिकल्पना से शुरू होकर के निष्कर्ष पर समाप्त होती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 आपको दे रखा है कि निम्न में से अनुसंधान विधि के सिद्धांत है। तो अनुसंधान विधि के सिद्धांत इसमें आपके कौन कौन से रहते हैं उसमें चयन करना है, और नीचे दिए गए जो कूट है इसमें से आपको चयन करके भी लिखना है। तो सबसे पहला सिद्धांत दे रखा आपको करके सीखने का सिद्धांत, जो कि अनुसंधान विधि नहीं है। दूसरा दे रखा उपयोगिता का सिद्धांत, ये आपके रहता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये भी इसमें शामिल है। तार्किक चिंतन व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी इसमें शामिल है। वैज्ञानिकता एवं मनोवैज्ञानिकता सिद्धांत ये भी इसमें आपके शामिल है, यानी कि 2, 3, 4 और 5 ये इसमें आपके चारों सिद्धांत है वो शामिल रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है, निम्न में से निगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र नहीं है। तो निगमन विधि के अंदर कौन सा है वो सूत्र प्रयुक्त नहीं होता है,
तो वो आ जाएगा आपके प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जो सूत्र है ये आपके निगमन विधि के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है अभिकर्मित अनुदेशन का प्रकार और सूची 2 में आपको दे रखा है विकासकर्ता। ठीक है, इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है कि कौन सा किससे सुमेलित रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये इसमें आ जाएगा आपके BF स्किनर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर दे रखा है शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये इसमें आ जाएगा आपके नॉर्मन A क्राउडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर दे रखा है आपके मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। तो मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये आपके दिया गया था अभी TF गिलबर्ट के द्वारा, यानी कि 4 नंबर। फिर दे रखा है कंप्यूटर से अनुदेशन। तो कंप्यूटर से अनुदेशन आपके दिया गया था लॉरेंस स्टेलुरो के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें आपके जो राइट आंसर आएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार एवं उनके प्रमुख लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म है वो संगत है। तो संगत युग्म का आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके आ जाएगा पहला कथन दे रखा है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन ये पाठ्य वस्तु का स्वामित्व प्राप्त करना है। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो शाकीय अभिकर्मित जो अनुदेशन है ये आपके इसमें आ जाएगा निदान एवं उपचार करना। तो ये आपके दूसरा इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा कि शाकीय अभिकर्मित जो अनुदेशन है इसका मतलब होता है कि भाई निदान एवं उपचार करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है निम्न में से कौन सी विधि में शिक्षक द्वारा कक्षा तथा छात्रों के एक वर्ग का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्कों या मेज़ों पर कार्य करते रहते हैं। तो ये विधि कौन सी रहती है। तो इसमें आ जाएगा आपके पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो कुछ विशेषताएं दे रखी है और आपको पहचान करनी है कि ये विशेषताएं कौन सी विधि की रहने वाली है। सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये अवलोकन से शुरू होती है, यह परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, यह खोज की एक विधि है, यह खोज की एक विधि है। तो ये जो विशेषताएं आपके दे रखी है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये आपके इसमें आ जाएगी आगमन विधि की विशेषताएं रहती है भाई। अगर आपको ये एक विशेषता मालूम है तो आप आराम से इस विधि का पता लगा सकते हैं कि ये विधि कौन सी हो जाएगी। तो आगमन विधि हो जाएगी, और सामान्य से विशिष्ट आ जाए तो वो आपकी कौन सी रहती है, निगमन विधि रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो आगमन विधि से संबंधित कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा इसमें आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपके इसमें आगमन विधि से संबंधित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है एक शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में काम करने के लिए कहता है ताकि वे विभिन्न त्रिभुजों के कोणों को प्रोजेक्टर से माप करके क्रियाशील प्रयोग कर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्ट एवं प्रस्तुत कर सके। इसमें मुख्यतः कौन सी शिक्षण विधि उपयोग की जा रही है। तो इसमें जो शिक्षण विधि उपयोग की जा रही है वो आपकी इसमें आ जाएगी प्रयोगशाला विधि। तो कौन सी विधि आ जाएगी भाई, प्रयोगशाला विधि का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो ये जो कुछ विशेषताएं दे रखी है और आपको पहचान करनी है कि ये विशेषताएं कौन सी विधि की रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है स्वयं अध्ययन की आदत का निर्माण होता है, यानी कि इस विधि के अंदर क्या होता है कि स्वयं अध्ययन की जो आदत है इसका निर्माण होता है। विषय वस्तु क्रमबद्ध होने के कारण छात्रों के पढ़ने के दृष्टिकोण का विकास होता है, स्मरण शक्ति का भी इसमें विकास होता है। तो ये इसमें आपके आ जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है निम्न में से प्रयोगशाला विधि के आधारभूत सिद्धांत है। तो प्रयोगशाला विधि के आधारभूत सिद्धांत कौन से है उसका आपको चयन करना है। तो करके सीखने का सिद्धांत ये इसमें रहता है, और सहयोग एवं सहभागिता सिद्धांत ये भी इसका आधारभूत सिद्धांत रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की आपको पहचान करके लिखना है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर
उत्तर हेतु दी जाती है। और R.S. वुडवर्थ ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र प्रथम पर्सनल डेटा इन्वेंट्री का निर्माण किया, जिसे प्रश्नावली विधि का प्रारंभ रूप माना जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 1 और 2 दोनों इसमें आपके सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी विधि को संवाद विधि भी कहा जाता है। तो संवाद विधि जो है वो आपका आ जाएगी प्रश्नोत्तरी जो विधि है, इसको संवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भूगोल शिक्षण के लिए आ जाएगी आपके शैक्षिक भ्रमण जो विधि है ये सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, खेल बालक की स्वाभाविक आवृत्ति है और जितना मन बालक का खेल में लगता है और किसी कार्य में नहीं लगता है, उपरोक्त कथन किसका है। यानी कि खेल जो है वो बालक की स्वाभाविक क्रिया रहती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि बच्चे का जितना मन खेल में लगता है उतना मन है वो किसी दूसरे काम में लगता नहीं है। तो ये कथन कहने वाले कौन है, तो वो आ जाएगा आपके कॉल्डवेल कुक के द्वारा ये कथन कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, निम्न में से वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। और इसमें से आपको नीचे दिए गए कोड में से चयन करके लिखना है कि कौन कौन सी विशेषता वैज्ञानिक विधि की रहती है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि वस्तुनिष्ठता इसकी विशेषता रहती है, भविष्यवाणी क्षमता ये भी आपके वैज्ञानिक विधि की विशेषता रहती है, और अनिश्चितता ये भी आपके इसमें वैज्ञानिक विधि की विशेषता रहती है। यानी A, C और E, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का दूसरा सोपान है। तो आगमन विधि का दूसरा सोपान जो है वो आ जाएगा आपके निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है। तो प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम है जो कि संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके आनुवांशिकता का जो नियम है ये आपके प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि कौन सा है जो कि आपके समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छे से वर्णन करता है, उस विकल्प का आपको चयन करके लिखना है। तो वो आ जाएगा आपके कि यह सीखने से ज़्यादा नीरस और अरोचक बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो कौन सी विधि है जो कि बाल केंद्रित विधि नहीं रहती है, तो वो आ जाएगी आपके प्रयोगशाला जो विधि है यह आपके इसमें बाल केंद्रित विधि नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये आपके इसमें आ जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था इसके तहत इनको अपनाया गया था भाई। और अब 91 से आपके SST के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अभी, ठीक है ना, लेवल 2 SST विषय माइनर टेस्ट नंबर 6, क्योंकि 90 क्वेश्चन तक है वो आप देख लो, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर SST है, संस्कृत है, इन सभी के 90 क्वेश्चन जो है वो सभी में सेम ही रहते हैं। और जो ये 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं सब्जेक्ट के, ये सब में चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो लेवल 2 के जो भी पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं ना, इसमें चाहे आप साइंस के भी 90 क्वेश्चन तक आप पेपर है वो देख सकते हो आराम से, उसमें सेम ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको SST के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें आपके 91 से SST के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 92 आपको दे रखा है, कांग्रेस की सूरत फूट को किसने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया है। यानी कि जो आपके कांग्रेस की सूरत फूट थी, इसको कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताने वाले कौन थे, तो वो आ जाएगा इसमें आपके एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, इन्होंने बताया था कि जो कांग्रेस की सूरत की जो फूट पड़ी थी वो कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 93 आपको दे रखा है, असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके नीचे दिए गए कोड में से चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 1920 में नागपुर में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं असहयोग का प्रस्ताव किया था। तो पहला ही कथन इसमें आपके असत्य हो जाएगा। इस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभाव विदेशी कपड़ों के आयात पर पड़ा, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और किसानों द्वारा असहयोग आंदोलन के समर्थन में वन सत्याग्रह चलाया गया था, बिल्कुल सही है भाई। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ये भी इसमें आपके सही है। यानी कि 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन या कथनों का चयन करें। सही कथन कौन सा उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रभावों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में विठल भाई पटेल को भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया था। ये इसमें असत्य हो जाएगा। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये भी इसमें आपके असत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके केवल और केवल पहला ही कथन है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 95 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी। तो कौन सी सरकार है जो कि सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी, वो आ जाएगी आपके इसमें 17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सी घटना है उसमें सही नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके बंगाल में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन जो है ये इसमें आपके सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 97 आपको दे रखा है, एटली घोषणा के अनुसार भारत को कब तक स्वतंत्र कर दिया जाना था। तो कब तक इसे भारत को स्वतंत्र करना था एटली घोषणा के अनुसार, तो वो आ जाएगा आपके जून 1948 तक है वो भारत को स्वतंत्र करना था, लेकिन भारत को अगस्त 1947 में स्वतंत्र कर दिया गया था, 1947। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके उपाध्यक्ष बने थे, तो इसके जो उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 99 नंबर दे रखा है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दिया था, तो वो आ जाएगा आपके शंकरन नायरन जो है, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखे हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन आपको दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, और कारण दे रखा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसमें कौन सा सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके ए सत्य है और आर जो है वो इसमें आपके गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन या कथनों को चयन करें। तो सबसे पहला आपको कथन दे रखा है कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्यमों, भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश डेल्टा क्षेत्र से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। दूसरा भी इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा दे रखा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। तो ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके 1 और 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, निम्न में से अपरिवर्तनवादी गुट यानी कि काउंसिल के चुनावों में भाग लेने के विरोधी में शामिल थे। तो अपरिवर्तनवादी गुट में कौन शामिल थे, तो इसमें आ जाएगा आपके वल्लभ भाई जो पटेल है, ये आपके अपरिवर्तनवादी गुट के अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में हुए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में शामिल भारतीय प्रतिनिधि थे। तो इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो आपका आ जाएगा मैडम भीखाजी कामा जो है वो इसमें आपके शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल क्रांतिकारी थे। तो दिल्ली षड्यंत्र जो केस था इसमें आपके शामिल हुए थे अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद्र और बसंत विश्वास, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 नंबर, फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में किस क्रांतिकारी महिला ने गवर्नर पर गोली चलाई थी। यानी कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय इसमें दीक्षांत समारोह चल रहा था 1932 के अंदर, इसमें क्रांतिकारी महिला ने गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो वो महिलाएं कौन थी, तो वो आ जाएगा इसमें आपके बीना दास ने गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है, गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि सबसे पहले आएगा 1, फिर आ जाएगा आपके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यानी कि 3, फिर आएगा आपके खेड़ा किसान आंदोलन यानी कि 2।
तो 1, 3, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सत्य हो जाएगा। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, लखनऊ समझौते को कांग्रेस की भारी भूल क्यों समझा जाता है? यानी जो लखनऊ समझौता हुआ था इसे कांग्रेस की सबसे भारी भूल क्यों समझा जाता है? तो वो आ जाएगी आपके इसमें ऑप्शन नंबर 1 कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था, इसलिए कहते हैं कि जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सत्य कूट की पहचान कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सत्य कूट कौन सा है उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, महात्मा गांधी ने इसे शैतान की करतूत बताया। बिल्कुल सही है कि रॉलेट एक्ट जो है ये शैतान की करतूत रहती है। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल ये भी सही है भाई। और रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, ये भी इसमें आपके सही है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन जो है वो सत्य रहने वाला 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, निम्न में से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो आपके मोहम्मद अली व शौकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम भारतीय जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो आपका आ जाएगी भाई सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, नेहरू समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा करें। तो कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको चर्चा करनी है। पहला कथन दे रखा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। नेहरू समिति ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ घटनाओं आपको दे रखी है, इसमें काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कोड से चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा अगस्त प्रस्ताव यानी कि 2 नंबर। उसके बाद आपके रहने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इसमें आ जाएगा 1। फिर आपके इसमें रहने वाला भाई क्रिप्स मिशन आया था यानी कि 3 आ जाएगा। फिर आपके रहेगा राजगोपालाचारी की जो योजना आई थी वो क्रिप्स मिशन के बाद आई यानी कि 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है, आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आज़ाद हिंद बचाओ समिति का जो गठन है वो किस उद्देश्य से किया गया था? तो उद्देश्य आ जाएगा आपके आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की पैरवी करने हेतु इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है कथन कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी ने महिलाओं को अपने आंदोलन में शामिल किया था। यानी कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल गांधी जी ने उनकी बात मान करके महिलाओं को भी आंदोलन का अवसर दिया था। तो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा दे रखा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी व अम्बेडकर के बीच वैचारिक मतभेद जाहिर हुए थे। यह भी बिल्कुल सही है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1918 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा। और 1946 में महात्मा गांधी ने नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पर मुकदमा चलाया गया था? तो प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था? तो वो आ जाएगी आपकी गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला आपको दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था। बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित 8 देशों ने मान्यता दी थी। यह भी बिल्कुल आपके इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपकी गलत है भाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति गठन किया था। बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह भी इसमें आपके सही है, यानी कि 1, 3 और 4 है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। दूसरा कथन जो है वो इसमें आपकी गलत रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117 आपको दे रखा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के किन सदस्यों ने वायसराय इरविन को ट्रेन से उड़ाने का प्रयास किया था? तो कौन कौन से सदस्य थे जिन्होंने वायसराय इरविन को ट्रेन से उड़ाने का योजना बनाई थी? तो वो इसमें आ जाएगा आपके चंद्रशेखर, और एक आ जाएगा आपके भगवती चरण वोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 118 आपको दे रखा है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज की बात कही थी, बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान आसाम बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए वेतन वृद्धि की मांग की थी, ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 आपको दे रखा है। उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपके वीर लखन नाइक के द्वारा इसमें किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 नंबर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो आपके इसमें आ जाएगा घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 आपको दे रखा है। निम्न में से किसने शिमला सम्मेलन 1945 को महान जल विभाजक की संज्ञा दी थी? तो वो आ जाएगा आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको महान जल विभाजक की संज्ञा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 122 नंबर। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि का अधिकार दिया गया था। तो इसमें आपके ईसाइयों को इसका अधिकार है वो दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 123 नंबर। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेसी कार्यकारिणी में कब नियुक्त हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस कार्यकारिणी में कब नियुक्त हुए थे? वो आ जाएगा आपके सितंबर 1929 में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124 आपको दे रखा है। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस का आधिकारिक नाम था? तो द्वितीय जो लाहौर षड्यंत्र केस है इसका जो आधिकारिक नाम है वो आ जाएगा आपके क्राउन वर्सेज सुखदेव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 नंबर। निम्नलिखित कथनों व कारणों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन आपको दे रखा है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कारण दे रखा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल व गरम दल के मतभेद उत्पन्न हो गए थे। तो इसमें आपके दोनों ही कारण सही है, और इसकी बिल्कुल आपके सही व्याख्या भी करता है कि 1925 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत के अंदर, इसमें दोनों दलों के मध्य विभाजन भी हो गया था, गरम दल और नरम दल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र विश्व का जंग का कटोरा कहलाता है? ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि विश्व का जंग का कटोरा कहलाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा पिट्सबर्ग, यूएसए जो है इसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 127 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोत निर्माण औद्योगिक केंद्र नहीं है? यानी कि पोत निर्माण औद्योगिक केंद्र कौन सा नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो जोहान्सबर्ग है ये इसके अंतर्गत आपके शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 128 आपको दे रखा है। लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो लॉरेन सार जो औद्योगिक प्रदेश है ये कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके फ्रांस व जर्मनी के अंदर स्थित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है। चीन स्थित कैंटन औद्योगिक प्रदेश मुख्य केंद्र है? तो चीन में स्थित जो कैंटन औद्योगिक प्रदेश है ये किसका मुख्य केंद्र रहता है? तो वो आ जाएगा इसमें जलयान निर्माण तथा मशीनी उपकरण निर्माण का मुख्य केंद्र इसमें रहता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 130 नंबर। निम्नलिखित में से जापान स्थित उत्तरतम औद्योगिक प्रदेश है? तो जापान में स्थित सबसे उत्तरतम औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके कित्ता क्यूशू जो है ये आपके सबसे उत्तरतम औद्योगिक प्रदेश रहता है जापान का, यानी कि ऑप्शन नंबर टोक्यो रहता है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ठीक है ना। टोक्यो जो है योकोहामा ये आपके जापान में स्थित उत्तरतम औद्योगिक प्रदेश रहता है, टोक्यो जापान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र कनाडा का डेट्रॉइट कहलाता है? यानी कि कनाडा का जो डेट्रॉइट कहलाने वाला औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो वो इसमें आपका आ जाएगा विंडसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। यूएसए के पश्चिमी
तटीय औद्योगिक प्रदेश स्थित कौन सा केंद्र सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी केंद्र है सिलिकॉन वैली, ये किस नाम से जाना जाता है? तो वो आ जाएगा आपकी कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 133 आपको दे रखा है। शिकागो गैरी औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो शिकागो गैरी जो औद्योगिक प्रदेश है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है। तो इसमें आपके असत्य कथन जो है वो आ जाएगा 4 नंबर, कि ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र डल्लास है, ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से इटली स्थित औद्योगिक प्रदेश है। तो इटली में कौन सा औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके पो घाटी तथा लोम्बार्डी प्रदेश जो है, ये इसमें आपके औद्योगिक प्रदेश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित जो युग्म है वो आ जाएगा आपके मॉन्ट्रियल रबड़ उद्योग, ये आपके इसमें असुमेलित युग्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। विश्व का फैशन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो विश्व का फैशन उद्योग का जो सबसे बड़ा केंद्र रहता है वो आपके रहता है पेरिस औद्योगिक प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे डायग्राम में स्थित विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों को भिन्न भिन्न संकेत प्रदान किए गए हैं। संकेतों की सहायता से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा विकल्प है वो किस औद्योगिक प्रदेश को मेंशन करता है, वो आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें ए करता है आपके यांगटीसी को, और बी करता है आपके कैंडन को, सी करता है आपके जेचवान को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 138 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सा औद्योगिक केंद्र रहता है? तो वो आ जाएगा आपके मिलान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक प्रदेश में जलयान तथा लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो वो आ जाएगा आपके कित्ता क्यूशू औद्योगिक प्रदेश जो है, ये आपके इसमें जलयान और लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्वांटो मैदान पर स्थित औद्योगिक प्रदेश है। तो क्वांटो मैदान पर कौन सा औद्योगिक प्रदेश है स्थित है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके टोक्यो याकाहोमा औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपके क्वांटो मैदान पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 141 आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें तीसरा युग्म जो है चीन का मैनचेस्टर वुहान, ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 142 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको प्रमुख नगर, सूची 2 में दे रखे हैं आपको उद्योग। तो इसमें आपको सही सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को जो है वो आपके इसमें आ जाएगा कंप्यूटर संबंधित उद्योग, यानी कि 1। फिर दे रखा है आपको बर्मिंघम, तो वो आ जाएगा आपके लौह इस्पात उद्योग, यानी कि 2। फिर दे रखा है आपके सिएटल, यानी कि वायुयान उद्योग, यानी कि 3। फिर आ जाएगा आपके नगोया, यानी कि मोटर कार उद्योग, यानी कि 4। 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 143 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो लौह इस्पात उद्योग से कौन कौन से इसमें प्रदेश आपके संबंधित रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके कित्ता क्यूशू प्रदेश संबंधित है, लॉरेन प्रदेश भी संबंधित है, पिट्सबर्ग प्रदेश भी संबंधित है, लेकिन डेट्राइन जो है ये इसमें आपके संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश है। तो ब्लैक कंट्री के नाम से कौन सा औद्योगिक प्रदेश है वो विख्यात है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके मिडलैंड को ब्लैक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध रूर प्रदेश किस देश में स्थित है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध रूर प्रदेश है ये आपके जर्मनी प्रदेश के अंदर स्थित रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी आपको करना है। सूची 1 में दे रखा है औद्योगिक प्रदेश, सूची 2 में दे रखा है संबंधित देश। तो इसमें आपके सुमेलित करना है और लिखना है। तो सबसे पहले कैंटन प्रदेश, तो कैंटन प्रदेश आ जाएगा आपके चीन से संबंधित, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर देगा पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग आ जाएगा आपके इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नगोया प्रदेश, तो नगोया आ जाएगा आपके जापान के अंदर।
और रोन घाटी आ जाएगा आपके फ्रांस के अंदर, इनकी 2। 3, 4, 1, 2 इनके ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 147 आपको दे रखा है, निम्नलिखित नगर और संबंधित उद्योग में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें असुमेलित युग्म जो है वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 कि लंकाशायर सैन मशीनरी उद्योग, ये आपके इसमें रहने वाला है असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 148 आपको दे रखा है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है ये कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा USA में स्थित रहता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 149 नंबर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर जाना है और आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखना है। 149 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नगर दे रखा है, सामने दे रखा है आपको संबंधित उद्योग, और इसमें असुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें हैम्बर्ग जो है ये रसायन उद्योग से संबंधित नहीं रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें असुमेलित युग्म रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो ब्रिटेन का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके मिशिगन झील प्रदेश जो है ये आपके ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश नहीं रहता है। तो ये था भाई आपके SST विषय का माइनर टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। कैसा लगा पेपर, आपको अच्छा लगा हो तो ये अच्छा सा कमेंट करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे आने वाले जो भी आपकी क्लास आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।